सीएम पंक की ये वाली स्टोरी मैंने 2 बार देखी, मुझे समझ में नहीं आई। आप एक नजर में देख के समझ पा रहे हो कि इसमें सीएम पंक क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसको तीसरी बार देखा तब समझ में आया भैया कि अपनी बीवी के वापस आने के बाद से बंदा तो पूरी तरीके से बोरा ही गया। उन्होंने क्या किया यहाँ पे, एक तरफ एजे ली को खड़ा, एक एजे स्टाइल्स को खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ ड्रैगन ली को खड़ा कर दिया, बीच में हैंडशेक वाली इमोजी, और इधर लिखा है एजे और इधर लिखा है ली। मतलब किसी तरीके से यहाँ पे भी अपनी जो वाइफ है, अपनी जो बीवी है, उसको ही ढूंढने और खोजने की कोशिश कर रहे हैं सीएम पंक। भाई बंदा इस समय बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आया कुछ साल पहले, अब अपनी बीवी को भी लेके आ गया। तो उनके लिए बिल्कुल जो होम वाला एनवायरनमेंट है, अब वो उनको डब्ल्यूडब्ल्यू में बैक स्टेज ही मिल रहा है। और एक और किसी फैन ने इस वीडियो को कैप्चर किया है, जहां पे सीएम पंक ने फिर से अपना उतरने का वही वाला तरीका किया, जहां पे वो थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं। लोग कह रहे हैं भाई नहीं हो रहा तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वैसे भी अब उम्र हो चली है, हम चाहते हैं तुम ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखो, ना कि तुम रिहैब में रहो, जैसा कि कहा था ड्रू मैकिंटायर ने। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 744 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैट मैकेफी के शो से, क्योंकि यहाँ पे आए थे ट्रिपल एच, और अगली नहीं, पिछली वाली जो कल वाली जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड गया, उसको ट्रिपल एच ने पूरे टाइम वो प्रेजेंट, वहां पूरे टाइम क्या वहां पे थे ही नहीं बैक स्टेज, उन्होंने बुक नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे जब उनसे ईओ स्काई और स्टेफनी के बारे में क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं तो था ही नहीं वहां पे। तो मतलब ऐसा भी है, देखो कि मतलब कई बार हमको लगता है ना कि सारी चीजें बिल्कुल लास्ट में तो ट्रिपल एच के पास से ही होते हुए जाती हैं, वैसा नहीं था, क्योंकि इस मंडे नाइट रॉ में वैसा ही सीन था। और उन्होंने रेसल पलूजा के बारे में भी कुछ कॉमेंट किया। वो कह रहे थे कि ईएसपीएन के साथ जब हमारी डील हुई ना, तो हम इसको कैसे मेगा इवेंट बना सकते हैं, वैसी कुछ प्लानिंग थी। और जिस हिसाब का इस बार का रेसल पलूजा जाने वाला है, ऐसा ट्रिपल एच का कहना है कि इसको हम जो है पूरा अपने कैलेंडर ईयर में एक बड़े लॉन्ग टर्म स्टेपल की तरह ही देखेंगे। तो मतलब जैसे आप ये मानते हो ना कि सर्वाइवर सीरीज या फिर समर स्लैम जैसे शोज, वैसे ही आने वाले सालों में रेसल पलूजा का भी स्टैंडर्ड रहने वाला है। और आई थिंक बहुत सही टाइम में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको डाला, क्योंकि समर स्लैम हो जाती है, सर्वाइवर सीरीज आने वाली है, तो जैसे बिग 4 पीएलईज बोलते हैं ना, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, तो उसी के आसपास या उसी के बराबर में आप इस रेसल पलूजा को भी देख सकते हो। वो तो खैर हमको इस साल के रेसल पलूजा के बाद पता चल जाएगा। बाकी और भी ट्रिपल एच ने यहाँ पे बातें बोली, जैसे वो एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी जब स्टेफनी मैकमैन के साथ अपनी वाइफ के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ पर ट्रिपल एच ने बोला यार पता नहीं वो फोटो कैसे आ गई, पता नहीं इतनी दूर तो हम लोग थे, किसी ने अपना वो बिल्कुल कैमरा निकाला और उससे कैप्चर किया। तो थोड़े से डिसअपॉइंटेड ही लग रहे थे ट्रिपल एच, लेकिन ज्यादा अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई नहीं उन्होंने। फिर इस बारे में वो ट्रॉल्स को ही ट्रॉल करते हैं कि मतलब ऐसा पैट मैकेफी ने सपोर्ट करते हुए बोला, क्योंकि उनकी फिजिक के बारे में बहुत कमेंट हुआ था ना। मैंने भी आपको बताया था कि भाई उनका यहाँ पे पेस मेकर लगा हुआ है, तो तुम कहाँ उस बंदे से कह रहे हो कि वो शेप में ऐसा है या फिर वैसा है। तो कहते हैं लोग तो भाई अब बोलते ही रहते हैं। और वो जो एक ट्रंक उन्होंने पहना हुआ था, वो मैंने एक फोटो तो देखी थी बहुत पहले, और अब ट्रिपल एच ने उसकी स्टोरी बता दी कि उनके बच्चे ने उनको वो गिफ्ट किया था, तो इसीलिए वो आज तक उसको पहन रहे ट्रिपल एच ने। लेकिन ये भी बोला कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे बच्चे को पता भी है नहीं कि ये उसका दिया हुआ है, और मैं इसको अभी भी पहन रहा हूँ। तो ये ट्रिपल एच यहाँ पे चीज़ बोलते हैं। एंड फिर उन्होंने उस बारे में भी कॉमेंट किया, जैसे अनरियल डॉक्यूमेंट्री आ गई है या फिर बिहाइंड द सीन की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो उन्होंने एक तरीके से बोल सकते हो सार्काज्म में ही मार दिया उन लोगों को। कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो कि पॉडकास्ट में बैठ के खुद तो बातें कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के बिहाइंड द सीन चीज़ों की, लेकिन फिर ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को केफेब नहीं ब्रेक करना चाहिए था। और आई थिंक ये ऐसी बात ट्रिपल एच ने दोबारा बोल दी। मेरा अनरियल के ऊपर क्या ओपिनियन मैंने बता दिया आपको कि चलो अब वैसे भी काफ़ी चेंज हो रही है चीज़ें, तो ठीक है अब डब्ल्यूडब्ल्यू अपने एंड पे जो करना है वो उन्हें करेगी, उसके बारे में रोध होकर हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और मुझे तो देखो आई थिंक अब मैं कह सकता हूँ कि मैं अगली अनरियल डॉक्यूमेंट्री के लिए अगर एक्साइटेड हूँ, तो आई थिंक मैं देखना चाहता हूँ बिहाइंड द सीन चीज़ें, क्योंकि अब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आने लग गई हैं। और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ से पता चली, और वो ये थी कि कोडी रोड्स रेसल पलूजा में फीचर होने वाले हैं। इस बात को ट्रिपल एच ने कंफर्म कर दिया, तो जिसका मतलब कि चांसेस काफ़ी हाई हैं कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच में भी वो होने वाले हैं, और उनका जो मैच है वो होगा अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। अब रेसल पलूजा का मैच कार्ड तो भाई बहुत तगड़ा वाला ही लग रहा है। इवन ऐसा नहीं बोल सकते कि रेसलमेनिया जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना खुद में ही इतना बड़ा मैच दिखेगा। तो ये तो उस टाइप के मैच होते हैं जो कि रेसलमेनिया में बुक होते हैं। फिर ऊसोस वाला मैच हो गया, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू जिस तरीके से वो मिक्स टैग टीम मैच भी अब कर रही है, तो होने तो वाला है बहुत बड़ा। और अगर इस बार का सही चला गया तो जैसे ट्रिपल एच ने बोला, ये एक लॉन्ग टर्म स्टेपल बन सकता है। रिसेंटली आपने ड्वेन द रॉक जॉनसन से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी फोटोज और वीडियोज़ देखी होंगी। मैंने भी आपको बताया था कि कैसे उनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा
थिन हो गया है। अब इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन पता चला और इससे हम जैसे जवान लोगों को या फिर जो अभी हम जवान हो रहे हैं या फिर अपने किसी भी एज ग्रुप के, क्या फर्क पड़ता है किस एज के हो, इंसान होने चाहिए बस आप। तो रॉक ने ये बोला कि भाई तुम्हारी जो बॉडी है कैसे वही तुम्हारा सब कुछ है, और उनको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स ली और उसकी वजह से उनका जो ट्रैक है उसमें प्रॉब्लम आ गई और इस वजह से भी उनको अपना जो साइज है वो थोड़ा सा थिन करना पड़ा है। तो देखो भाई, अगर रॉक जैसा बंदा जो कि इतना अमीर है, उसके पास इतने पैसे हैं और अगर उसकी भी बॉडी गड़बड़ कर रही है तो उसके लिए सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो आपको आपकी अगर बॉडी अच्छी है तो इसका कितना ध्यान रखना चाहिए, ये आई थिंक अब मुझे और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत सही लेसन है जो यहाँ से हम ले सकते हैं। बाकी फिर एक उन्होंने बात भी बताई कि एक मूवी के लिए भी उनका रोल होने वाला है जहां पे वो 70 साल के एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जिसका नाम चिकन मैन होने वाला है। तो उससे भी रिलेटेड ये चीज है। तो बोल सकते हो दोनों मिला के है। और रॉक को लेकर टेंशन मत लो, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो इतने तगड़े तगड़े हैं कि वो अपने आप को किसी भी कैसे भी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो तो ऐसा हमारे दिमाग में है कि यार इस बंदे को हमेशा ही जैक्ड और बहुत ही जायंट बिग देखने की आदत हो गई है, तो फिर लोगों को देख के थोड़ा सा अटपटा लगा। बट यहाँ से लेसन ये ले सकते हैं कि अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे, अपने दिमाग पे, अपनी मेंटल सारी चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है भाई फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी कर सकते हो। एक पिक्चर किसी ने शेयर करी है बिल्कुल साइड बाय साइड, और यहाँ पे आप पहली पिक्चर देखोगे शायद बहुत सारे लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये दोनों ही कौन है। एक तो एजे ली है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, लेकिन दूसरी है यहाँ पे रॉक्सैन। और ये हमें पूरा इनका पता है कि कैसे ये एक तरीके से पूरी रेसलिंग फैमिली है, बनाई हुई रेसलिंग फैमिली है। और दूसरी तरफ फिर पिक्चर में यहाँ पे एजे ली और रॉक्सैन अभी की जो लेटेस्ट है। बाकी और भी काफ़ी सारी फोटोज आएंगी, ये आप कह सकते हो पूरी फैमिली फोटो है जहाँ पे एजे ली भी है, रॉक्सैन भी है, सीएम पंक भी है और साथ में इनका जो डॉग है वो लैरी भी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिपल एच नहीं थे लास्ट नाइट ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, तो भाई सीएम पंक ने लग रहा थोड़ी अपनी ज़्यादा दादागिरी चला दी। एग्जैक्ट जिस जगह पर ट्रिपल एच बैठते हैं शोज को बुक करने गोरिल्ला पोजीशन पे, वहां पे उन्होंने अपने डॉग लैरी को ही बैठा दिया। तो लोग ऐसे करके मजे ले रहे हैं कि अच्छा अगली ये जो लास्ट मंडे नाइट रॉ थी ये जो है पूरी लैरी ने बुक करी थी। अच्छा अगर लैरी ऐसे बुक कर सकता तो ठीक है, लैरी को हम देखना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का बुकर, ऐसे करके लोग थोड़ा फन वे में बातें कर रहे हैं। फोटोज की बात चल रही तो एक फोटो और ही दिखाया था आपको, ये ड्रू मैकिंटायर ने पोस्ट करी है जहां पे एक बार फिर से ये जो 3 बंदे हैं, ये जो इनका जो बैंड है उसका रियूनियन हो गया है। अब वैसे अगर मैं सोशल मीडिया पे देखूं तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं यार इन तीनों बंदों के ग्रुप को, और अच्छी बात भी है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कभी ऐसा कंसिडर करेगी, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेन तो मुद्दा तभी आ जाता है। बाकी किसी और इंडी प्रमोशन में या एईडब्ल्यू में जाके हमने देख लिया है कि चीजें होती हैं, वो उस बड़े लेवल पर नहीं हो पाती उनके लेवल के हिसाब से ऑब्वियसली, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का लेवल बहुत बड़ा है। बट इन फ्यूचर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई या ट्रिपल एच ऐसा कुछ कंसिडर करें तो आई थिंक ये हीथ स्लेटर और ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महल की जो फैक्शन है उसको शायद फैंस फिर से देखना पसंद कर सकते हैं। नेओमी का तो सोशल मीडिया पे कुछ अलग ही हिसाब किताब रहता है, और इस समय ऐसे उन्होंने रिएक्ट किया जैसे कि अपने किसी आदमी को किसी दूसरी औरत के साथ देख के किसी एक औरत का रिएक्शन निकलेगा। सही तरीके से बोला ना मैंने? तो ये पिक्चर है जहां पे जिमी ऊसो और रिया रिप्ली की फोटो पोस्ट की है, और यहाँ पे इस बंदे ने लिखा है कि अच्छा क्या नेम हो सकता है इसका इन दोनों के साथ में, मतलब ये ग्रुप का है कुछ भी। तो इस पे किसी और का नहीं बल्कि खुद नेओमी का ही रिप्लाई आया और लिखती हैं ना वे गुड, और साथ में उन्होंने वो जो कॉशन वाली इमोजी है उसको पोस्ट किया हुआ है। इस पर लाइक्स भी काफी सारे हो गए, 40,000 से ऊपर लाइक्स है। तो नेओमी अगर आप कंपेयर करोगे ना 1 साल पहले वाली नेओमी, ना सिर्फ रेसलिंग रिंग के अंदर बल्कि सोशल मीडिया पे भी, तो भाई इसमें बहुत डिफरेंस आ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नेओमी का ऐसे भी राइज हो सकता है, बट उन्होंने वो करके दिखाया। और इसीलिए कहते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में एज उतनी ज्यादा इसलिए नहीं मैटर करती, एज लॉन्ग एज तुम अच्छे से रिंग में घूम सकते हो, फिर सकते हो, गुलाटियां खा सकते हो थोड़ी बहुत, और माइक पे अच्छे हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई के थोड़े पुराने दिन याद करने हैं तो आज की आपको एनएक्सटी ट्यून करनी चाहिए, क्योंकि आज शो पर अपने सेल्फी वाले गिमिक के साथ टाइलर ब्रीज वापस आ चुके हैं। इनका ये जो ग्रुप था, किस किस को याद है, फंडांगो के साथ एक बार कौन सा क्या नाम था उनका, भूल गया मैं, पुलिस करके कुछ था, ऐसा कर कुछ था ना इनका साथ में, ऐसे गिमिक भी था, कुछ ऐसे रॉ में बैक स्टेज आते रहते थे। वैसे फंडांगो की तो और पुरानी वाली मेमोरी है, जो वो उनकी पूरी वैसी वाली एंट्रेंस होती थी, तो देख के थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया ही हो गया। अब तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि 4-4, 5-5 साल जो पुरानी चीजें वो भी नॉस्टैल्जिया में ही आ जाती हैं। और एक मेजर चीज और हुई, और रिया रिप्ली, टिफनी स्ट्रैटन और स्टेफनी वकैर, ये तीनों के तीनों पहुंच गए एनएक्सटी
NXT में, और ये जो फेटल इन्फ्लुएंस है इनके साथ इनका NXT होमकमिंग में मैच होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के लिए तो देख सकते हो। NXT वैसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो अच्छा करता है देखो, और कुछ ना कुछ भी बीच में मूवमेंट्स भी लेके आ जाते हैं। जुवान का जरूर देखना भाई, वो बंदा तो हवा में आजकल ऐसे उड़ रहा है कि लग रहा है कि ग्रेविटी कुछ है ही नहीं उसके लिए। नॉस्टैल्जिया की बात करते करते थोड़ा सा और नॉस्टैल्जिया में आपको लेके जाता हूं, और जॉन सीना वर्सेस RVD इस वाली फ्यूड के बारे में हमको पता है कि कैसे जॉन सीना के करियर में इसका भी एक रोल रहा है। इनके जो मैचअप्स थे उसको फैंस ने बहुत पसंद किया। तो RVD ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में बताया कि WWE और उनके बीच में बात चल रही थी कि जॉन सीना वर्सेस RVD का एक मैच उनको करना था इस फेयरवेल टूर के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं हो सकता क्योंकि RVD ने बोला कि मेरे को कोई इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो पाया। तो इसका मतलब कि अगर RVD अवेलेबल होते तो इस फेयरवेल टूर के अंदर हमको RVD और जॉन सीना का मैच भी दिखता। RVD को वैसे WWE में आए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ना RVD की इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहे क्योंकि कह रहे हैं भाई ये तो फूकने वाला बंदा है, ये फूक के कुछ ही बोल सकता है। तो लोग इतना ज़्यादा इस बात को सीरियसली ले नहीं रहे अभी। अब जॉन सीना का नेक्स्ट मैच ही है ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलपलूजा में, और एक बंदे की तरफ से थोड़ी धमकी सी आई है, या फिर आप बोल सकते हो वार्निंग सी आई है, ऐसे कह सकते हो। वार्निंग मतलब कि भाई डिस्क्लेम क्या बोलेंगे, ऐसे जो भी शब्द है मैं निकाल नहीं पा रहा अभी वो शब्द कि भाई बच के रहना। तो वो क्या है, रे मिस्टीरियो ने कमेंट किया ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के इस मैच के ऊपर। वो कहते हैं जॉन सीना देखो अगर आप सुन रहे हो ना तो मैं बता देता हूं कि मैं जब ब्रॉक लेसनर बहुत बदल चुका है और उसे नहीं फर्क पड़ेगा कि ये तुम अभी अभी WWE में आ रहे हो या फिर WWE से जा रहे हो। जब मैं इस बंदे के साथ रिंग में था और जब मैंने इसके साथ मैचेस किए भाई अब के ज़माने में बहुत अलग फील हुए हैं, ऐसा रे मिस्टीरियो ने ब्रॉक लेसनर के बारे में कमेंट किया। तो ये जॉन सीना को पहले से सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, हाँ ये बोलना चाहिए कि भाई अब उतर रहे हो ना ब्रॉक लेसनर के सामने तो थोड़ा सा टिक के ही रहना। एंड येस वो मेंबरशिप में जिसने हमारा हॉल ऑफ फेम वाला जो लेवल 3 है उसको ज्वाइन किया है, आप लोग कम्युनिटी टैब की पोस्ट वहाँ पर जाके देख लेना, आपके लिए कुछ पोस्ट किया गया है वहाँ पर कैसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हम, और उस पर भी जाके ध्यान दे लो भाई। सिर्फ मेंबरशिप ले लेके रख लो, उधर जाके नहीं करोगे तो उसके फायदे आप लोग नहीं उठा पाओगे। तो एक बार वीडियो में मैंने बोल दिया ताकि अगर आपने मिस कर दिया तो वो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जे ऊसो के कैरेक्टर के बारे में, और भाई यहाँ पे शायद अब जे ऊसो के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है क्योंकि यहाँ पे अब इन्वॉल्वमेंट होने वाली है रोमन रेंस की। अब देखो जे ऊसो का करियर कैसे रहा, पहले ऊसोस वाले वो आते थे फेस पेंट के साथ, फिर उन्होंने जब प्रोमो वर्क से थोड़ा सा इंप्रेस किया, जब वो जिमी और जे ऊसो ने थोड़ा अपना हील टर्न कर लिया था, उसके बाद फिर ब्लड लाइन में आए, फिर जे ऊसो का सिंगल्स रन शुरू हुआ। अब यहाँ पे जे ऊसो के कैरेक्टर में WWE चेंज लेके आने वाली है, और ये चीज तो बहुत एविडेंट हो गई थी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जब लास्ट में जाके जे ऊसो ने स्पीयर मारा था, और वो एक सेगमेंट जो WWE ने किया था रोमन रेंस के साथ बैक स्टेज जे ऊसो का, उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। भले ही वो 1 मिनट का होगा जहां पे रोमन रेंस ने बोला था भाई अपने लेकर दूसरों के लिए करने की जरूरत नहीं है, और उसकी वजह से उन्होंने CM पंक को भी पेला, और उसके बाद जाके फिर उन्होंने स्पीयर भी मार दिया शो के एंड में। और वो सेगमेंट मत भूलना जहां पे जिमी ऊसो ने जे ऊसो को बोला था कि भाई तू रोमन रेंस की तरफ बिहेव कर रहा है। तो ये चीज क्लियर हमको सिग्नल देती है कि जे ऊसो के कैरेक्टर में एक चेंज होने वाला है, और पॉसिबली जिस तरीके से रोमन रेंस का एटीट्यूड रहा अपने ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में, सिमिलर वैसा कुछ जे ऊसो के कैरेक्टर के साथ होने वाला है। अब ये नहीं कि वो सीधा कॉपी पेस्ट होगा, वो ये है कि जैसे रोमन रेंस को था कि भैया मेरी फैमिली मैं, रोमन रेंस ने कभी किसी का अपने कैरेक्टर के हिसाब से गलत थोड़ी करने की कोशिश करी अगर वो फैमिली में था, लेकिन उसका दिमाग फिरा हुआ था। तो वैसा कैरेक्टर ही जे ऊसो का होने वाला है, और क्योंकि रोमन रेंस बेबी फेस है, जे ऊसो का इतना तगड़ा राइज हो गया है, और इस राइज के बाद रोमन रेंस और जे ऊसो आमने सामने नहीं आए तो ये चीज इवेंचुअली लीड कर सकती है पॉसिबली उस बड़े मैच की तरफ जो कि होगा रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो का, और जे ऊसो विद अ डिफरेंट कैरेक्टर जो कि बहुत नीड है क्योंकि बंदा बिजनेस सही बना के दे रहा है। अगर स्टोरी टेलिंग तगड़ी हो गई तो भाई यहाँ पे हमको वो जो सिनेमा वाले मूवमेंट है वो फिर से देखने को मिलेंगे, और क्योंकि ये ब्लड लाइन की स्टोरी है तो फिर इसमें देखने में तो वैसे ही मजा आता है। क्या ओपिनियन है आपका इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।